नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं सीनियर क्लास के एक टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी। ये केमिकल काइनेटिक या रासायनिक बल गतिकी जो है वो आरबीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के अंदर टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर से हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं केमिकल काइनेटिक्स की या रासायनिक बल गतिकी की, तो आखिर रासायनिक बल गतिकी है क्या, या इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये कहती है कि रसायन विज्ञान की जिस शाखा के तहत किसी भी अभिक्रिया का वेग, उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की मैकेनिज्म, तीनों चीजों का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, हमने कहा है रसायन विज्ञान की, यहां रसायन विज्ञान की जगह ऐसे भी नाम हम यूज कर सकते हैं, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की मैकेनिज्म, इन तीनों चीजों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। ठीक है, देखें कैसे। एक रिएक्शन ली हमने R से P बनने की, कि रिएक्टेंट है वो किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है। दोनों साइड में मैं रिवर्सिबल का साइन लगा दूं कि अभिक्रिया है वो क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर हो रही है। जूनियर क्लास में हमने एक लेसन पढ़ा था साम्य अवस्था, और उस साम्य अवस्था का इस लेसन से मैं ये कहता हूं बहुत ज्यादा कनेक्शन है, बहुत ज्यादा वो चीज जुड़ी हुई है। ठीक है, साम्य अवस्था के अंदर हमने एक नियम पढ़ा था, लासा-तेलिए का नियम। और लासा-तेलिए का नियम यह कहता है कि जब भी कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में आ चुकी है और साम्य अवस्था में आने के बाद अगर उस अभिक्रिया की आप सांद्रता में परिवर्तन कर रहे हैं, आप उस अभिक्रिया के ताप में परिवर्तन कर रहे हैं, आप उस अभिक्रिया के आयतन में परिवर्तन कर रहे हैं, आप उस अभिक्रिया के दाब में परिवर्तन कर रहे हैं, तो साम्य उस परिवर्तन का विरोध न करके अपने आप उस दिशा में चलना शुरू हो जाएगा कि ताकि आपने जो परिवर्तन किया था अभिक्रिया के अंदर उसका प्रभाव है वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। ठीक है, अब देखें उस लासा-तेलिए नियम के अनुसार अगर यहां बात करूं कि मुझे अगर इस अभिक्रिया के अंदर प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, तो लासा-तेलिए नियम यह कहता है कि अभिकारकों की सांद्रता को क्या करते रहें, बढ़ाते रहें, और उत्पाद की सांद्रता को क्या करते रहें, कम करते रहें, तो आपका इस अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इस अभिक्रिया का रेट डिटरमाइन करेंगे हम। अब देखें, इस अभिक्रिया का वेग अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं ये कह सकता हूं सांद्रता बढ़ाऊं, और सांद्रता भी किसकी बढ़ाऊं, मैं अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाऊं। इसका मतलब है इस अभिक्रिया के वेग को कौन प्रभावित कर रहा है, अभिकारक की सांद्रता है वो भी प्रभावित कर रही है। ठीक है, ऐसे कुछ टॉपिक हो गए, ताप का प्रभाव क्या होगा किसी अभिक्रिया पर, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होगा, वो इसी लेसन के अंदर लर्न करेंगे। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में अगर इस अभिक्रिया के अंदर देखें, एक तरह से मैं ये कह दूं अभिकारक की सांद्रता भी काउंट होगी। और अब देखें अभिक्रिया की क्रियाविधि की बात करूं तो मैं ये कह दूं ये जो R है वो किस में बदला है, P में बदला है। तो ये जो R है वो P में बदलते समय किन किन पथों से होकर गुजरा और लास्ट में जाकर प्रोडक्ट के अंदर चेंज हुआ। ठीक है, कहने का मतलब ये अभिकारक जिन परिस्थितियों में या जिन पथों से होता हुआ गुजर के प्रोडक्ट में बदला, उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की मैकेनिज्म या अभिक्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, तो इन 3 चीजों का अध्ययन है वो इस लेसन के अंदर क्या करेंगे, हम करेंगे। सबसे पहला टॉपिक देखें हमारा क्या होगा यहां पर, इन तीनों में सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट, अभिक्रिया का वेग। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अभिक्रिया के वेग को या रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करूं तो वेग किसी का भी हो, वो कहने का मतलब एकांक समय के अंदर ही निकाला जाता है, इकाई समय के अंदर ही निकाला जाता है। चाहे वो वेग किसी कार का निकालना हो, चाहे आपको किसी अभिक्रिया का निकालना हो, या आप खुद रनिंग कर रहे हैं उसका वेग निकालना हो, तो वो सारी चीजें हम केवल बात करेंगे हाँ किसकी, R
से P में बदलने की। ठीक है, रेट रिएक्टेंट किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में बदल रहा है, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो हम शुरू में सबसे पहले बात करें कि अभिकारक है उसके कितने मोल लेकर चले, हम 100 मोल लेकर चले। जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी, शुरू नहीं होने का मतलब है T बराबर 0 की बात हो रही है। ठीक है, T बराबर 0 यानी रिएक्टेंट है उसके 100 मोल लेकर चले थे हम, और ये प्रोडक्ट जो था जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी उस समय कितना था? 0। अगर T बराबर मैं 5 सेकंड बाद बात करूं, 5 सेकंड बाद बात करूं, तो ये मुझे कितना मिला? शेष या रिमेनिंग 90 मोल, यानी इसके कितने मोल बचे? 90 मोल। और आगे प्रोडक्ट में कितना बदल गया? रिएक्टेंट 10 मोल बदल गया। ठीक है, अब देखें एकांक समय के अंदर अभिकारक के कितने मोल आगे प्रोडक्ट में बदल रहे, या यह कह दो एकांक समय में प्रोडक्ट के कितने मोल बन गए, वही अभिक्रिया का क्या एक तरह से वेग है। ठीक है, देखें अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला क्या कहता है, उसी से हम डेफिनेशन निकालेंगे और फिर इस इक्वेशन पर अप्लाई करेंगे। अभिक्रिया वेग या R जो होता है वो होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। अगर अंतराल की बात करें तो समय अंतराल भी बोल सकते हैं हम, वरना हम सीधा समय भी ले सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो हमने ऊपर लिखा है देखो, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन कितना है, वो तो ऊपर लिखना है। ठीक है, और नीचे क्या लिखना है हमें? समय, यानी समय में कितना परिवर्तन हुआ, यानी समय पहले 0 था, 0 से 5 सेकंड पहुंचा, तो इसका मतलब दोनों के बीच परिवर्तन कितने का? 5 सेकंड का हो गया। अब देखें इसके आगे एक साइन लगा रहा हूं, प्लस माइनस। ठीक है, इस प्लस माइनस का यूज भी हम बताएंगे। देखें अभिकारक की सांद्रता है, सॉरी अभिक्रिया का वेग है, उसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस माइनस अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता को हम लिख रहे हैं डेल C से, और समय में परिवर्तन को लिख रहा हूं मैं डेल T से। ठीक है, डेल C का मतलब होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, और डेल T है वो क्या है? समय में परिवर्तन कितना है। ठीक है, अब देखें ये फॉर्मूले को इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कैसे करना है। अगर रेट निकालना है तो आप देखें, आप अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन ले रहे हैं, अभिकारक की सांद्रता में क्या कर रहे हैं हम? परिवर्तन को ले रहे हैं। और जब भी परिवर्तन की बात हो तो ध्यान दें इधर प्लस माइनस डेल C बटे डेल T प्लस माइनस, अगर डेल C परिवर्तन को अगर हम खोलें एक तरह से, तो मैं ये कह सकता हूं C2 माइनस में C1 बटे T2 माइनस में T1। जब भी परिवर्तन की बात की जाती है तो हमेशा अंतिम में से प्रारंभिक को घटाया जाता है। अंतिम यानी बाद में सांद्रता कितनी थी? C1 का मतलब पहले सांद्रता कितनी थी, चाहे हम प्रोडक्ट की बात करेंगे चाहे हम रिएक्टेंट की बात करेंगे। समय में परिवर्तन यानी बाद में समय कितना दे रखा है, और T1 यानी पहले समय कितना लेकर चले थे हम, यानी जब अभिक्रिया शुरू हुई थी तब की बात कर रहे हैं। अब देखें बात करें एक प्लस माइनस का चक्कर के, मैं कह दूं यदि डेल C जो लिखा है हमने, डेल C उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करना है हमें। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर डेल C उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है, यानी किसी क्वेश्चन के अंदर जो डेल C है, कहता हूं उत्पाद की सांद्रता में आपको परिवर्तन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो उस समय आपको कौन सा चिन्ह लेना है? यहां पर प्लस चिन्ह लेना है। ठीक है, और यदि डेल C अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो,
अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है हमें। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो तो हम क्या यूज करेंगे, माइनस चिन्ह यूज करेंगे। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो तो कौन सा यूज करेंगे, प्लस चिन्ह यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये ध्यान रखना विशेषकर इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको लर्न नहीं होगा तो हो सकता है आपका रेट है वो नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी आप किसी न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपका उत्तर अगर माइनस में आ गया, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं चिन्ह की गलती कर दी है। ठीक है, यहां लिख रहा हूं अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग सदैव धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, अब देखें हम ये कह रहे हैं कि जब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो तो कौन सा चिन्ह लेना है, माइनस लेना है, और उत्पाद की सांद्रता में अगर हो परिवर्तन तो कौन सा चिन्ह लेना है, प्लस लेना है। देखें इसका चक्कर क्या है। हम अभिकारक शुरू में कितना लेकर चले थे, 100 लेकर चले थे। जैसे जैसे समय बीतता गया अभिक्रिया आगे चलती गई, अभिकारक प्रोडक्ट में बदलता गया, तो समय के साथ अभिकारक के देखो मोल कम होते जा रहे हैं। समय के साथ अभिकारक के मोल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और जैसे समय के साथ कमी आती जा रही है तो उस कमी को हम किसके रूप में दिखा रहे हैं, नेगेटिव के रूप में दिखा रहे हैं या माइनस चिन्ह के रूप में दिखा रहे हैं। प्रोडक्ट देखें, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी कुछ नहीं था, जैसे जैसे समय बीतता गया अभिकारक उत्पाद में बदलता गया तो उत्पाद की सांद्रता है वो क्या होती गई, बढ़ती गई, या कहते हैं उत्पाद के मोल है वो क्या होते गए, बढ़ते गए। और बढ़ने के लिए हम चिन्ह कौन सा प्रयोग करेंगे, यहां पर प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? यानी जिसकी सांद्रता में समय के साथ, कहने का मतलब डिक्रीजिंग हो रही है या कह दो घट रही है सांद्रता, तो उसके लिए तो नेगेटिव साइन लिया जाता है। और जिसकी सांद्रता समय के साथ या जिसके मोल समय के साथ बढ़ रहे हैं उसके लिए कौन सा साइन लिया जाएगा, प्लस चिन्ह लिया जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये फॉर्मूला है R बराबर प्लस माइनस डेल C बटे डेल T। ऊपर वाला अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और डेल T ये किस में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, परिभाषा की। परिभाषा क्या होती है, एकांक समय में, एकांक समय में अभिकारक या ऑब्लिक लगा के उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, क्या लिखा है हमने, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है, अभिक्रिया वेग कहलाता है। ठीक है, मैं अगर इस समय अंतराल को, इस समय को एकांक कर दूं, एकांक करने का मतलब इस समय की जगह मैं 1 लिख दूं, तो अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है वो किसके इक्वल है, इसका मतलब अभिक्रिया के वेग के इक्वल है। ये डेफिनेशन कह रही है कि एकांक समय के अंदर अगर समय इकाई कर दिया जाए तो अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, अभिक्रिया वेग कहलाएगा। क्लियर है यहां पर? अब देखें, हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन पर अप्लाई करना था, हमने ये जो इक्वेशन ली थी इसके ऊपर अभिक्रिया के वेग को क्या करना है, हमें अप्लाई करके देखना है कि इस रिएक्शन का वेग कितना आएगा। एक बार आप अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन लेकर चले और एक बार आप प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन लेकर चले। जो पहले वाला आंकड़ा दे रखा है हमें, जो शुरू में आंकड़ा दे रहा है वो हमारा C1 होगा, बाद में दिया है वो कौन सा होगा, C2 होगा। मैं जो अभिक्रिया का वेग निकाल रहा हूं वो रिएक्टेंट से लेकर निकाल रहा हूं। देखें, रिएक्टेंट से लेकर निकालेंगे तो R बराबर, जब रिएक्टेंट लेना हो तो हमें पता है कौन सा साइन यूज करेंगे, हम माइनस करेंगे। देखें, माइनस यहां ले लिया, C2 माइनस में C1, C2 का मतलब बाद की सांद्रता अभिकारक की कितनी है, 90, माइनस प्रारंभ में कितनी थी, 100 बटे, यहां बात करें समय में तो समय ये T1 होगा और ये बाद वाला T2।
जब भी परिवर्तन करना हो तो आपको बार बार कर रहा हूं, फाइनल माइनस में इनिशियल करना होगा, अंतिम में से प्रारंभिक को क्या करना होगा, आपको हमेशा घटाना होगा। अब देखें यहां 5 और 5 सेकेंड है, सॉरी, और यहां क्या है 0, तो T2 माइनस में करना है, 2 माइनस में T1 करना है, तो 5 माइनस क्या करेंगे हम 0 करेंगे। यहां देखें 90 में से -100 घटाएंगे, पहले माइनस का चिन्ह है ही, ऊपर कितना बच गया -10, नीचे कितना 5, इस माइनस से माइनस ये क्या हो गया प्लस, यानी गुणा होते ही प्लस हो गया, तो 10/5, 5 से काट दे कितना आ जाएगा 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी उत्तर कितना आया हमारा, इस अभिक्रिया का वेग है कि 2 मोल है वो प्रति सेकंड प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, किसके, अभिकारक की। कहने का मतलब यूनिट की बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन उत्तर हमारा कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अगर यही आंकड़ा आप किसको लेकर करते हैं, प्रोडक्ट को लेकर अगर करते हैं, तो देखें आर बराबर फॉर्मूला हमारा क्या है, प्लस चिन्ह लेना होता, 2 - 1 करना है, 2 कितना है, इसका मतलब 10, पहले कितना था 0, 5 - 0 प्लस है, 10 भी प्लस का रहेगा, 0 का कोई मीन नहीं रहा, तो 10/5 काट दिया कितना 2 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। कि अभिकारक की सांद्रता में भी परिवर्तन दे दे, चाहे वो प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन दे दे, दोनों से अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन एक जैसा ही आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये था हमारा अभिक्रिया का वेग, एकांक समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। और ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, प्लस माइनस अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, और फिर R बराबर प्लस माइनस डेल C बटे डेल T। डेल C का मतलब होता है C2 माइनस में C1 और फिर T2 माइनस में T1। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सांद्रता और समय के बीच ग्राफ, सांद्रता और समय के बीच ग्राफ की बात की जा रही है। अभी हमने एक अभिक्रिया ली थी कि R है वो किस में बदल रहा है, P में, प्रारंभिक मोल कितने 100, ये 0, ये 90 और ये 10, कब T बराबर 0 पर, T बराबर 5 सेकेंड पर। ठीक है, यही आंकड़ा लिया था हमने कि T बराबर 0 पर इसके 100 मोल है, T बराबर 5 सेकेंड पर इसके 90 मोल है, और ये प्रोडक्ट के 0 और 10 मोल है। ठीक है, अब आप देखें जैसे जैसे अगर मैं टाइम और बढ़ाता जाऊं, यानी 10 सेकंड बाद भी बात करूं मैं, तो ये 90 से मान लो कितना आ गया 70, आगे कितना चला गया, इसका मतलब 30, T बराबर मैं ये कह दूं 30 सेकंड बाद बात करें तो ये आ गया 60, आगे कितना चला गया 40। ठीक है, इसी तरह से रिएक्शन क्या होती जाएगी, चलती जाएगी। अब देखें अभिकारक की सांद्रता, देखो आप समय के साथ क्या हो रही है, अभिकारक है वो समय के साथ देखो डाउन होता जा रहा है, या अभिकारक की सांद्रता समय के साथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, जबकि प्रोडक्ट की सांद्रता देखो समय के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी अभिकारक है वो तो समय के साथ कम हो रहा है, और प्रोडक्ट है वो समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमें ग्राफ किस किस के बीच खींचना है, सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींचना है। क्लियर है, हमें सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींचना है। तो यहां से देखें R समय के साथ कम होता जा रहा है, और प्रोडक्ट समय के साथ क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हम सांद्रता और समय के बीच अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहां समय हो जाएगा और यहां सांद्रता, सांद्रता यहां अभिकारक और प्रोडक्ट दोनों की आ जाएगी। ठीक है, अब देखें इस साइड के अंदर मैं बात करूं तो सांद्रता मैक्सिमम यहां थी वो 100 जो हम शुरू में लेकर चले थे। प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी थी उस समय जब अभिक्रिया चालू नहीं हुई थी, यानी T बराबर 0 पर बात कर रहे हैं यहां, तो उस समय P भी कितना था, 0 ही था, और ये R जो था वो क्या था, 100 था, यानी पूरा का पूरा था जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया अभिकारक की सांद्रता समय के साथ क्या होती गई, कम होती गई,
जैसे जैसे कहने का मतलब टाइमिंग बढ़ती गई अभिकारक की सांद्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे जैसे देखो समय बढ़ता गया वैसे वैसे प्रोडक्ट की सांद्रता है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। प्रोडक्ट की सांद्रता समय के साथ क्या हो जाएगी, बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो आंकड़ा आ रहा है वो तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन का है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन का है। और ये जो है वो उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन का है। ठीक है, तो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ डाउन हो रही है इसलिए ये हो जाएगा, और प्रोडक्ट की सांद्रता समय के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अब देखें इसके फॉर्मूले को अगर मैं लिखूं तो R बराबर, हमें पता है साइन कौन सा लेना है जब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन लिया जाए, तो माइनस लेना है हमें से। ठीक है, अभिकारक देखें, मान लो पहले R1 था और कुछ समय के बाद यहां से जाते जाते मान लो यहां क्या हो गया R2 फिर R3, तो मैं इसको R के पदों में अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो R2 माइनस में R1 बटे T2 माइनस में T1। कोई जरूरी नहीं, हम डेल सी से भी दोनों को कॉमन रूप से लिख सकते हैं, वो कोई चक्कर नहीं है सवाल में। यहां अगर प्रोडक्ट की बात करें तो R का फॉर्मूला ये बन जाएगा P2 माइनस में P1 बटे T2 माइनस में T1। ठीक है, चाहे आप डेल सी के पदों में लेना, डेल सी के पदों में भी अभिकारक और उत्पाद दोनों के फॉर्मूले तो कॉमन ही है, लेकिन मैंने अलग अलग थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है कि जब R रिएक्टेंट होगा तो R2 माइनस में R1 कर लेना और T2 माइनस में T1 कर लेना, जब प्रोडक्ट की बात होगी तो P2 माइनस में P1 कर लेना और T2 माइनस में T1 कर लेना। ठीक है, तो सांद्रता और समय के बीच ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अभिक्रिया के औसत वेग की, औसत वेग, अभिक्रिया के औसत वेग की। अच्छा, औसत वेग से पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि अगर अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं की बात की जाए कि वेग के आधार पर अभिक्रियाएं कितने टाइप की होती है, तो वेग के आधार पर अभिक्रियाएं तीन प्रकार से चलती है या तीन टाइप की होती है। तीनों टाइप में बात करें हम सबसे पहले तो पहली है अति तीव्र वेग अभिक्रिया, अति तीव्र वेग अभिक्रिया। ये ध्यान रखना वेग के आधार पर है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कोई चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे इसके ऊपर। अति तीव्र वेग अभिक्रिया, अति तीव्र वेग अभिक्रिया का मतलब है वे अभिक्रियाएं जो सेकंड के ही कुछ छोटे हिस्सों के अंदर कंप्लीट हो जाए, यानी माइक्रो सेकंड के अंदर ये अभिक्रिया क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, पलक झपकते ही अभिक्रिया कंप्लीट होगी। इसका मतलब उस अभिक्रिया का वेग बहुत ज्यादा है। अति तीव्र वेग अभिक्रियाएं कौन सी होती है, आयनिक जो अभिक्रियाएं होती है, आयनिक जो अभिक्रियाएं होती है वो बहुत फास्ट वेग से चलती है, वो सेकंड के भी छोटे हिस्से के अंदर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अगर याद हो तो कुछ इस टाइप से एक रिएक्शन पड़ी होगी, AgNO3 NaNO3 प्लस में AgCl। ठीक है, क्योंकि Na प्लस के रूप में होता है और Cl माइनस के रूप में मिलेगा एक तरह से, और Ag प्लस के रूप में मिलेगा और आयनिक रूप में, और NO3 माइनस के रूप में। तो Na इसके साथ, AgCl के साथ, AgCl नीचे किसके रूप में मिल जाएगा हमें, अवक्षेप के रूप में। ये जो अभिक्रिया होती है वो 10 की पावर -6 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है, यानी सेकंड का बहुत छोटा हिस्सा अगर देखें तो उसी के अंदर ये अभिक्रिया क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। अगर उसके बाद हम बात करें दूसरी अभिक्रिया की, अति मंद वेग अभिक्रिया, अति मंद वेग अभिक्रिया, अति मंद वेग अभिक्रिया। अति मंद वेग अभिक्रिया की बात करें तो इन अभिक्रियाओं की खास बात क्या होती है कि अभिक्रियाएं कुछ दिनों
या कुछ सालों में कंप्लीट होती है, यानी बहुत स्लो इनका वेग होता है, बहुत धीरे संपन्न होती है, कई कई साल लग जाते हैं इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने में। अगर याद हो तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया, लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया ये तो है नहीं कि आज हम किसी आयरन की चीज को लेके और कल उस पर जंग लग गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके अंदर 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कहने का मतलब उस अभिक्रिया को, संक्षारण की प्रक्रिया को कंप्लीट होने में समय लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो कौन सी है? अति मंद वेग से चलने वाली अभिक्रिया है, या आप कह सकते हैं ऑयल पेंट का, या ऑयल पेंट पर कालापन आना, कालापन आना। यानी ऑयल जो पेंट करते हैं उसके अंदर लेड एसीटेट होता है, और लेड एसीटेट क्या है? वातावरण के H2S के संपर्क में आने के बाद लेड सल्फाइड बना लेता है, और लेड सल्फाइड के कारण क्या होता है? उस ऑयल पेंट के ऊपर एक कालापन दिखाई देने लगता है। ये भी जो अभिक्रिया है वो क्या, एक अति मंद वेग से चलने वाली अभिक्रिया है। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरी है मध्यम वेग, यानी मध्यम वेग से चलने वाली अभिक्रिया। ये जो अभिक्रियाएं होती है वो कुछ मिनटों में या कुछ घंटों के अंदर क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बता दें कि ये जो हम रासायनिक बल गतिकी पढ़ रहे हैं, और उस रासायनिक बल गतिकी के अंदर हम उसी प्रकार की रिएक्शनों का अध्ययन करेंगे जो मध्यम वेग से चलने वाली हो, ठीक है। इनका रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, और ये बहुत ही स्लोली, कहने का मतलब कंप्लीट होती है। तो इनका वेग ज्ञात करना हमारे लिए कोई मीन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब 4 साल लग जाएंगे एक अभिक्रिया के वेग को ज्ञात करने में। और ये इतनी फास्ट चल रही है कि हम अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन आसानी से देख ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो 2 अभिक्रियाएं हैं वो इस लेसन के तहत नहीं पढ़ी जाएगी, या इनका कोई रेट डिटरमाइन नहीं किया जाएगा। केवल कौन सी अभिक्रियाएं जो मध्यम वेग से चलने वाली अभिक्रियाएं होती है वही रासायनिक बलगतिकी लेसन के अंदर पढ़ी जाती है। उन्हीं अभिक्रियाओं का वेग देखा जाता है, और उन्हीं अभिक्रियाओं के वेगों को प्रभावित करने वाले कारक और उनकी मैकेनिज्म को देखा जाता है। नेक्स्ट देखें, अभिक्रिया के औसत वेग की बात चल रही है। अभिक्रिया के औसत वेग की अगर हम बात करें तो देखें, किसी लघु समय अंतराल में, किसी लघु समय अंतराल में लघु समय अंतराल का मतलब डेल टी, अंतराल का मतलब डेल टी समय के अंदर। देख, किसी लघु समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल सी हो तो, ठीक है। समय में परिवर्तन क्या है? डेल टी है। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या है? सॉरी, ये डेल टी है, और अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या है? डेल सी है। तो अभिक्रिया का एवरेज जो वेग आएगा, एवरेज या औसत जो वेग होगा वो प्लस माइनस डेल सी बटे डेल टी। एक तरह से हम जो पीछे फॉर्मूला पढ़ के आए थे वो औसत वेग का ही था एक तरह से, ठीक है। कहने का मतलब है अगर समय अंतराल थोड़ा सा ज्यादा हो, लघु समय अंतराल, या लघु का मतलब बहुत छोटा नहीं है एक तरह से, ठीक है। तो लघु समय अंतराल के अंदर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में अगर परिवर्तन डेल सी हो रहा है तो अभिक्रिया का औसत वेग क्या होगा? आर एवरेज बराबर प्लस माइनस डेल सी बटे डेल टी होगा। यानी जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था एक तरह से वो औसत वेग का ही था। अगर हम बात करें एक अभिक्रिया के लिए, एक अभिक्रिया है आर से पी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। आर से किस में कन्वर्ट हो रही है? पी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। अगर मान लें किसी t1 समय पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता R1 थी
और T2 समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी बची है, R2। इसी तरह प्रोडक्ट के तहत भी बात करें तो प्रोडक्ट है वो प्रारंभ में क्या था, 0 था, तो 0 को क्या लिख दिया हमने, P1 और बाद में P2। क्लियर है? यानी अभिक्रिया के T1 समय पर अभिकारक के मोल R1 थे और प्रोडक्ट के P1 थे। किसी समय T2 पर अभिकारक के मोल R2 है और प्रोडक्ट के मोल क्या है, P2 है। तो अभिक्रिया वेग या औसत वेग के फॉर्मूले हैं वो क्या बनेंगे, एवरेज बराबर माइनस R2 माइनस में R1 बटे T2 माइनस में T1। जो फॉर्मूले हमने ग्राफ में अभी बताए थे आपको, समय सांद्रता और समय के बीच जो ग्राफ खींचा था उस समय अभिकारक का फॉर्मूला अलग बताया था और प्रोडक्ट का अलग बताया था, वही फॉर्मूला ये है। तो R एवरेज बराबर प्लस P2 माइनस में P1 बटे T2 माइनस में T1। ये फॉर्मूला हमें काम में लेने हैं जब आपको क्वेश्चन में पर्टिकुलर कह दे कि औसत वेग ज्ञात कीजिए, आपको अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के आंकड़े दे दे और या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के आंकड़े दे दे, तो उस समय अगर पूछा जाए तो प्लस माइनस का निशान का जो चक्र था हमने पहले ही बता दिया कि अभिकारक की सांद्रता में अगर परिवर्तन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर तो हमें माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है, और अगर प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन दे रहा है तो हमें प्लस चिन्ह का क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, यहां लघु समय अंतराल का मतलब जो अभी ग्राफ बनाया था हमने उस ग्राफ से ही हम बात कर रहे हैं। देखो ये वो ग्राफ था समय और सांद्रता के साथ, ठीक है, समय और सांद्रता के साथ ये ग्राफ था। केवल अभिकारक के लिए बात कर रहा हूं मैं, एक बार सपोज करो अभिकारक का हमने कुछ इस टाइप से प्लॉट बनाया था। ये प्रारंभ में जो सांद्रता थी उसको हमने क्या माना, R1। ये कब है, जब नीचे की बात करें तो T1 हो, यही है। और किसी समय T2 पर बात करें, T2 पर बात करें तो अभिकारक की सांद्रता कितनी रिमेनिंग रहेगी, तो यहां से हमने एक डैश डैश करके दिखाया कि ये T2 जो समय था, इस T2 समय पर अभिकारक के कितने मोल शेष रहेगी या कितनी सांद्रता शेष रहेगी, वो कौन सी है, R2 है। ये क्या था हमारा, R1 था, ये T1 था। यहां से लेकर यहां तक ये जो हमने यहां समय अंतराल बनाया, एक सॉरी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बनाया, ये तो हमारा डेल सी है, या कह सकते हैं ये तो R2 माइनस में R1 है। और यहां जो दिख रहा है हमें ये क्या है, डेल टी है, जिसको मैं T2 माइनस में T1 कर रहा था। यहां समय अंतराल थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, इसलिए हम इस वेग को क्या बोल रहे हैं, औसत वेग बोल रहे हैं। ठीक है, और मैंने बताया जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था वो एक तरह से औसत वेग का ही होता है। अब देखिए हम बात करें कि ये समय अंतराल अगर कम होता, जैसे जैसे समय अंतराल कम होता, कहने का मतलब ये T1 होता, यानी ये इसको T1 मानता मैं, और यहां इसके पास ही T2 होता, तो यहां कहने का मतलब जो R2 ये होता और R3, कहने का मतलब इन दोनों के बीच अगर अंतराल कम होता, जो T1 और T2 के बीच में हमने दिखा रखा है, वो अंतराल अगर कम होता तो उस समय अभिक्रिया का औसत वेग न कहला के अभिक्रिया का कौन सा वेग कहलाता, वो अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता। ठीक है, तो ये तो था अभिक्रिया का औसत वेग। औसत वेग का फॉर्मूला ध्यान रखें, प्लस माइनस डेल सी बटे डेल टी। ग्राफ ये अभिकारक का बनाया था हमने केवल ओनली, और आप प्रोडक्ट का भी ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ये रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, औसत वेग के बाद अगर यही अंतराल बहुत सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म हो, कहने का मतलब अंतराल बहुत कम हो, माइक्रो के अंदर अंतराल हो, तो उस कंडीशन के अंदर अभिक्रिया का औसत वेग न निकाल के क्या निकाला जाएगा, तात्क्षणिक वेग निकाला जाएगा। तो नेक्स्ट देखें तात्क्षणिक वेग। इसमें देखें तात्क्षणिक वेग के अंदर क्या होता है, अनंत सूक्ष्म समय अंतराल, अनंत सूक्ष्म समय अंतराल dt में
अब देखें अनंत सूक्ष्म समय अंतराल का मतलब क्या है। औसत वेग में हम क्या पढ़ रहे थे कि अंतराल जो है t1 और t2 के बीच, वो कहने का मतलब ज्यादा मिले थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं कि मान लो t1 और t2 के बीच अंतराल इतना था, अगर ये अंतराल कहने का मतलब बहुत कम होता, t1 और t2 के बीच कुछ सेकंड के ही कुछ छोटे हिस्से का अगर टाइम होता या 1 सेकंड का अंतर होता, इसका मतलब जो अंतराल है वो समय का बहुत क्या है, सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डीसी हो तो, ठीक है, क्या लिखा है, अनंत सूक्ष्म समय अंतराल dt में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है वो क्या हो, डीसी हो, तो अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग देखें क्या होगा। अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग क्या होगा, प्लस माइनस प्रत्येक फॉर्मूले के अंदर हम लिखेंगे एक बार, लेकिन जब पर्टिकुलर अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता दी जाएगी तब हमें पता है कब प्लस यूज करना है और कब माइनस यूज करना है। तो यहां हो जाएगा डीसी बटे dt। तात्क्षणिक वेग निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा। फर्क कुछ नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। वहां डेल सी था यानी अंतराल थोड़ा ज्यादा था, ये वहां डेल टी था, समय अंतराल भी थोड़ा ज्यादा था, और यहां अंतराल क्या हो, सूक्ष्म हो, तो सांद्रता में एक तरह से कहने का मतलब सूक्ष्म परिवर्तन ही होगा। कहने का मतलब है जो औसत वेग था हमारा और उस औसत वेग के अंदर जो समय अंतराल था, अगर वो कम होता जाए समय के साथ, एक तरह से मैं कहूं कम कर दें उसको समय अंतराल को, तो अभिक्रिया का औसत वेग ही किस में बदल जाता है, तात्क्षणिक वेग के अंदर बदल जाता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि अभिक्रिया के औसत वेग का समय अंतराल कम कर दिया जाए तो अभिक्रिया का औसत वेग तात्क्षणिक वेग में परिवर्तित हो जाता है। तात्क्षणिक वेग में परिवर्तित हो जाता है, यानी जो समय अंतराल था परिवर्तित हो जाता है। यानी जो औसत वेग के अंदर जो समय अंतराल था, अगर उसको कम कर दें, कहने का मतलब हमने कहा है कम कर दिया जाए, तो अभिक्रिया का वेग है वो औसत वेग से किस में बदल जाएगा, तात्क्षणिक वेग के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, कम का मतलब है बहुत अलग करना है हमें, ये कह दूं बहुत कम कर दिया जाए, बहुत कम कर दिया जाए तो अभिक्रिया का औसत वेग किस में बदल जाएगा, तात्क्षणिक वेग में बदल जाएगा। तात्क्षणिक वेग में बदल जाएगा तो उससे पहले देखें अभिक्रिया के एवरेज का फॉर्मूला क्या था हमारा, औसत वेग का फॉर्मूला। औसत वेग का फॉर्मूला ये था डेल सी बटे डेल टी, ये अभिक्रिया के औसत वेग का फॉर्मूला था। अगर इस औसत वेग पर, इस एवरेज वाले वेग पर लिमिट जो है, मैं ये कह दूं यहां नीचे लगा रहा हूं कि डेल टी है वो जीरो की तरफ अग्रसर हो। जीरो की तरफ अग्रसर का मतलब होता है कि समय अंतराल है वो कम होता जा रहा है। अगर समय अंतराल कम होता जा रहा है तो ये जो डेल सी था हमारा, वो डेल सी किस में बदल जाएगा, डी सी, और डेल टी था वो किस में बदल जाएगा, डी टी के अंदर। और यहां से जो आगे हम फॉर्मूला बनाएंगे वहां से इस एवरेज नाम को क्या करेंगे, हटा देंगे, और वहां कौन सा नाम लगा देंगे, हम तात्क्षणिक वेग लगा देंगे। तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक तरह से एवरेज वाले फॉर्मूले में डेल टी अग्रसर है जीरो की तरफ, तो या तो आप ऐसे लिख दें कि ये डी सी है, एक बार ये डेल टी है, आगे हम तात्क्षणिक वेग लिख दें सीधा ही
तो तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस dc बटे dt। इसका मतलब है अभिक्रिया का औसत वेग ही तात्क्षणिक वेग में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर उसके समय अंतराल को बहुत अलग कर दिया जाए तो अभिक्रिया का औसत वेग ही किस में बदल जाएगा, तात्क्षणिक वेग के अंदर बदल जाएगा। और किसी अभिक्रिया का जो तात्क्षणिक वेग होता है वो ही एक तरह से अभिक्रिया का सही वेग माना जाता है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि किसी क्वेश्चन के अंदर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको तात्क्षणिक वेग पूछा गया है या फिर औसत वेग पूछा गया है, तो उस कंडीशन में आप फॉर्मूला सीधा r बराबर प्लस माइनस dc बटे dt लगा दें, चाहे वो प्लस माइनस डेल c बटे dt लगा दें, क्योंकि उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ना। ज्यादातर क्या है, तात्क्षणिक वेग मैं ये कह रहा हूं सही वेग है, इसलिए उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूले को लेकर चलें। नाम जो लिखा है हमने वो नए लिखें, क्योंकि अलग से पूछे तो हम लिखते हैं तो औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, अगर नहीं पूछे तो सीधा r बराबर प्लस माइनस dc बटे dt। ठीक है, ये थे अभिक्रिया के औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। नेक्स्ट देखें, अभिक्रिया वेग जो हमने ज्ञात किया, उस अभिक्रिया वेग की यूनिट क्या होगी या उस अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या होगा। उससे पहले देखें हम फॉर्मूले पे बात करते हैं। हमारा फॉर्मूला था अभिक्रिया वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, एक तरह से। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था कि अभिक्रिया वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। हमें मात्रक निकालना है r का, तो अभिक्रिया वेग बराबर, ऊपर देखें अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, दोनों की सांद्रता में क्या आएगा, एक तरह से परिवर्तन आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं ऊपर तो हमारा जो यूनिट के लिए शब्द बचेगा वो सांद्रता होगा, और नीचे क्या होगा, यहां समय होगा। नेक्स्ट अगर बात करें अभिक्रिया वेग, सांद्रता को किसमें लिखा जाता है, सांद्रता को लिखा जाता है मोल पर लीटर के अंदर। हालांकि सांद्रता मोल पर लीटर के अंदर भी होती है, ये मोलरता के पदों में एक तरह से नॉर्मलता भी होती है, फॉर्मलता भी होती है, मोललता भी होती है, जो कि हम विलियन वाले लेसन में पढ़ेंगे। हम यहां क्या लेंगे, सांद्रता का मात्रक मोल पर लीटर। समय की जगह क्या लेंगे, समय लेंगे यहां पर किसके अंदर, सेकंड के अंदर। ध्यान दें, जब भी आपको न्यूमेरिकल में अलग से मेंशन करके पूछ रहा है कि अभिक्रिया का औसत वेग मिनट में, सेकंड में या घंटों में निकालें, तो उस समय को बदलना आना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो हमेशा आप किसके अंदर निकालेंगे, सेकंड के अंदर निकालेंगे। तो यहां रख देंगे कि सांद्रता का मात्रक क्या है, मोल पर लीटर। समय का मात्रक क्या लिया हमने, सेकंड। ठीक है, तो फाइनल देखें क्या बना, अभिक्रिया वेग का जो मात्रक है वो हो जाएगा मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं। मोल पर को हटा दें, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि ये कैसे निकाला ये जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट है कि आपको अभिक्रिया वेग का मात्रक पता होना चाहिए। अभिक्रिया वेग का मात्रक होता है मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। एक बात और इंपॉर्टेंट कि अगर अभिक्रिया किस पदों में हो रही है, गैसीय पदों में संपन्न हो रही है अभिक्रिया, गैसीय पदों में अगर संपन्न होगी तो यहां सांद्रता की जगह जो हमने मोल पर लीटर लिखा है, वहां गैसीय पदों के लिए हम क्या लिखते हैं, दाब में परिवर्तन लिखा जाता है। और दाब को किस में लिखेंगे हम, सांद्रता की जगह यहां एटीएम के अंदर। तो यहां एटीएम लिखेंगे, नीचे वही समय सेकंड है। तो हमारा अभिक्रिया वेग का जो मात्रक होगा वो एटीएम
बटे सेकंड, या ये कह दो एटीएम सेकंड इनवर्स। ये मात्रक कब काम में लेना है? जब आपको गैसीय अभिक्रिया दे रखी है, या गैसीय पदों के अंदर कहने का मतलब अभिक्रिया दे रखी है, तो उस समय अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या होगा? एटीएम सेकंड इनवर्स, अन्यथा कौन सा होगा? मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, अभिक्रिया वेग का जो रिप्रेजेंटेशन है, एक तरह से प्रदर्शन जो है, वो रस समीकरण मिति पदों के अंदर कैसे किया जाता है। धन्यवाद, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।